हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लाल क्लासेस में। आज हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन की हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लाल क्लासेस में। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास करेंगे और सेकंड क्लास में हम हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन लाल क्लासेस में। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की सेकंड क्लास करेंगे और सेकंड क्लास में हम प्रीएम्बल को कवर करेंगे, प्रस्तावना को कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सीयूईटी पीजी को कवर कर रहे हैं, उसका कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरा प्रयास है कि आपके एग्जाम होने तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस और लीगल मैगजीन और इंग्लिश ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। आपको टाइम टू टाइम क्लासेस अब तक नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा था। मैंने आप लोगों के लिए शेड्यूल निकाला और अब प्रयास रहेगा कि एक भी दिन आपकी क्लास मिस ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीएम्बल के बारे में। देखिए, प्रीएम्बल से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या अदर वनडे एग्जामिनेशन हो। तो प्रीएम्बल को हम स्टार्ट से यानी बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। हम प्रीएम्बल को आज इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर ना जाए। एग्जाम में हम सारे क्वेश्चन को इस क्लास लेने के बाद अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बात होता है कि प्रीएम्बल को किस कंट्री ने अडॉप्ट किया, प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट आया कहां से। कई बार ये पूछा गया है कि हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट कहां से किया, प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो जो आपका प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट आया वो आया यूएसए से। कहां से आया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया, यूएसए से आया। यूएसए से बहुत सारी कंट्री ने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया और उसके बाद यूएसए से हमने भी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया। अब हमारे संविधान सभा के किस भाग से, किस बिंदु से प्रीएम्बल निकला, प्रस्तावना निकला? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी वस्तु से या किसी बुक से या किसी थॉट से ही किसी थॉट्स की ओरिजिनेट होता है, कोई थॉट निकलता है। तो हमारा जो प्रीएम्बल था स्टूडेंट्स, ये कहां से निकला? 13 दिसंबर 1946 को जब हमारे जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा में यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में संविधान सभा में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किए। तो उसी का ये क्या है? ब्लूप्रिंट है। क्या है? ब्लूप्रिंट है स्टूडेंट्स। चीजें क्लियर हुई? यानी जो 13 दिसंबर 1946 को, जैसा आप लोगों को पता है कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। क्या बनाए गए? आपके जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए, यानी जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए, अस्थायी प्रेसिडेंट बनाए गए, वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को आपके परमानेंट जो प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। फिर उसके बाद 13 दिसंबर को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में खड़े होकर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया, उद्देशिका को पास किया। आगे चल के वही ब्लूप्रिंट है, यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उससे ब्लूप्रिंट है, एज सेम एज कन्वर्ट नहीं किया गया है उसको प्रीएम्बल के फॉर्म में, उसको प्रीएम्बल के फॉर्म में। चलिए कुछ चीजें और समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अमेरिका के जो प्रीएम्बल है, अमेरिका का जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा है वी द पीपुल ऑफ यूएसए, और सेम हमारे इंडिया में लिखा है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। देखो, ये वी द पीपुल इंडिया दर्शाता क्या है? ये वी द पीपुल इंडिया दर्शाता क्या है? ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स बताता है कि हमारी जो पावर है, हमारी जो रूट पावर है, क्या है? हमारी जो रूट पावर है वो कहां पे है स्टूडेंट्स? पीपुल के पास में है। किसके पास में है? पीपुल के पास में है। अब कैसे रूट पावर पीपुल के पास में है ये बताइए। 2014 से पहले जो इस समय वर्तमान की पार्टी है बीजेपी, क्या उसका कोई अस्तित्व था? नहीं था। आपने ही उसे अपनी पावर ट्रांसफर की। देखो, जो
डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पावर ट्रांसफर होती है। आपने वोटिंग के जरिए अपनी पावर ट्रांसफर करके उनको पावर में लाया, मतलब आपने अपनी शक्ति का यूज करके अपनी पावर को ट्रांसफर करके उनको पावर दिया। अब वो उसी पावर से आप पे कानून बनाएंगे, आपके लिए एक्ट बनाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कह सकते हो, सोर्स ऑफ पावर है। और आपके प्रियम्बल का एक एक वर्ड अपने आप में गहरा मतलब लेकर बैठा है, तो हर एक वर्ड को हम अच्छे से समझते चलेंगे, किसी वर्ड को हम छोड़ेंगे नहीं। पहली चीज ये हो गई। फिर अब एक बात बताओ कि आज की कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसे कौन फॉर्म करता है, वी द पीपुल, हम भारत के लोग फॉर्म करते हैं। बट उस समय जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, आपका संविधान सभा बना था, उसे किसने सैंक्शन दिया था, उसे किसने पावर दी थी। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपके संविधान सभा बनाने को किसने पावर दी, भाई उस समय तो वी द पीपुल थे नहीं, तो किसने पावर दी स्टूडेंट्स, सेकंड कैबिनेट मिशन ने। सेकंड कैबिनेट मिशन ने पावर दी क्या, कि आप अपनी संविधान सभा बना सकते हो। ये 1946 में आया था, 1946 में आया था कि आप अपनी संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो, इसने ये पावर दी। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अब इसमें एक चीज और आती है कि अगर सेकंड कैबिनेट मिशन ने पावर दी तो यहां पर वी द पीपुल ऑफ इंडिया क्यों लिखा है, यहां पर वी द पीपुल ऑफ इंडिया क्यों लिखा है, यहां पर सेकंड कैबिनेट ऑफ मिशन क्यों नहीं लिखा है। देखिए लेक्चर तो एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस रही हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हम लोग रीजनेबल ग्राउंड को समझते हुए चलेंगे, किसी बिंदु को छोड़ते नहीं चलेंगे। देखो क्या हुआ था कि आपका 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। इंडियन इंडिपेंडेंस, ये रफ वर्क आप नोट करते चलिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। इसने बोला कि भारत, जो इस समय ब्रिटिश भारत है, वो दो भागों में विभाजित होगा। कौन सा, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। और ये क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, ये डोमिनियन बनेंगे जब तक ये अपना संविधान नहीं बना लेते। डोमिनियन मतलब कि ये अपना इंटरनल पावर, रूल, एक्ट, रेगुलेशन सब कुछ बनाएंगे, बट इनके ऊपर रूल किसका रहेगा, एक्सटर्नल पावर इनकी कौन देखेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगा, ब्रिटिश क्राउन देखेगा। कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन देखेगा। ठीक है, क्या हुआ, कौन किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन एक्सटर्नल पावर देखेगी। ये किसने कहा, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ने। और इन्होंने एक बात बोला कि ये संविधान बनने के बाद आप हमें भेज दोगे, हम इसे क्या करेंगे, रीचेक करेंगे कि भैया कहीं इसमें कोई गलती है या नहीं है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को। और अगर ये संविधान सभा भेज देते इंग्लैंड तो यहां पर क्या लिखा होता, वी द पीपुल के पास लिखा होता स्टूडेंट्स सेकंड कैबिनेट मिशन। बट हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, हमारे जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने संविधान को ना भेजकर इंग्लैंड ये बता दिया कि ये प्रोसीजरल एरर हो गई, हमसे एक प्रक्रिया में हमसे कोई गलती हो गई और हम भेज नहीं पाए। और वहां पर जहां पर लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां पर सेकंड कैबिनेट मिशन होता अगर वो भेज देते, लेकिन उन्होंने प्रोसीजरल एरर बता के नहीं भेजा, इसलिए वहां पर आज क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। चलो, इतनी चीजें वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में समझ में आई। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया के बाद 5 वर्ड आते हैं जो हम हैं। क्या हैं, हम सॉवरिन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं। हम बनना क्या चाहते हैं, हम जस्टिस पाना चाहते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हम लिबर्टी को गेन करना चाहते हैं, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एक्सप्रेशन। फिर हमें इक्वालिटी चाहते हैं, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अमंग्स द ऑल। फिर फैसिलिटी होनी चाहिए हमारे देश में और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। फिर हम लेंगे कि कौन कौन से केसेस में प्रियम्बल का जिक्र किया गया है, प्रियम्बल के बारे में किसने क्या क्या कहा है। तो चलो आगे चलते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया के बारे में आपने समझ लिया कि वहां पर वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा है। अब हम 5 वर्ड देखते हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक,
रिपब्लिक। ठीक, और इन वर्ड्स को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, डीप में इनकी मीनिंग को जानने का प्रयास करेंगे। देखो आपके ये तीन वर्ड जो थे ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। ठीक है, और आपके जो ये दो वर्ड हैं ये 42 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किए गए थे 1976 में। इसे देख सकते हो ध्यान से। आपके जो ये दो वर्ड हैं सोशलिस्ट और सेकुलर, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, ये ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये ऐड किए गए थे। और एक बात और है, आपको ये पांचों वर्ड किसमें याद होने चाहिए? क्रम में याद होने चाहिए। कई बार एग्जाम में इनके क्रम को अरेंज करने को दे देता है। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक मेरे साथ 2-3 बार दोहराइए, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 यस एक साथ है, 3 यस एक साथ है, उसके बाद डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। इतनी चीजें मुझे लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो हम क्या करते हैं, एक एक वर्ड को लेके अच्छे से समझते हैं, एक एक वर्ड को हम लेके अच्छे से समझते हैं। और स्टूडेंट्स एक चीज और, हम लेते हैं स्टूडेंट्स सॉवरेन। किसको? सॉवरेन, मतलब संप्रभु। संप्रभु देखो सॉवरेन मतलब होता क्या है, सॉवरेन मतलब होता क्या है। तो ये मान लो हमारा इंडिया है, स्टूडेंट थोड़ी आर्ट बेकार है लेकिन देख लो ये इंडिया है। अब ये सॉवरेन है या नहीं है कैसे पता लगाएंगे? देखो अगर इंडिया कोई एक्ट बनाता है, कोई बिल पास करता है, कोई रूल रेगुलेशन बनाता है और कोई अमेंडमेंट्स करता है, संविधान संशोधन करता है, तो हमारे ऊपर नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरी चीज, हमें ये बिल में क्या करना है, धारा 370 में हमें क्या हटाना है, हमें ट्रिपल तलाक में क्या हटाना है, हमें यूनो से, अमेरिका से किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है और वो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकते। मतलब एक वर्ड आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर, कोई भी एक्सटर्नल दबाव हमारे ऊपर नहीं है। हम टोटल फ्री हैं। क्या है? टोटली फ्री हैं। ये सारी चीजों को करने के लिए हम टोटली इंडिपेंडेंट हैं, ये सारी चीजों को करने के लिए। आप एक सिंपल वर्ड से याद रख सकते हैं सॉवरेन को कि नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, हमारी कंट्री में कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। फिर कुछ चीजें स्टूडेंट्स आती हैं जो कहती हैं कि ये क्वेश्चन मार्क उठाते हैं हमारे ऊपर कि हम सॉवरेन हैं या नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। किसके बारे में? कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। देखो 1949 में जब जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉमनवेल्थ गेम ज्वाइन किया तो बहुत लोगों ने कहा अरे महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, तो फिर हमें गुलामी की जंजीरों में ढकेल रहे हैं, अरे हम लोग तो भी आजाद हुए हैं, आप फिर कॉमनवेल्थ गेम ज्वाइन कर रहे हैं। और उसकी मसाल तो महारानी जलाती हैं, सब लोग यही कहेंगे कि हम सॉवरेन नहीं हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम अभी अभी आजाद हुए हैं और अगर हम भीड़ के साथ नहीं जाएंगे तो हम अकेले हो जाएंगे। और कॉमनवेल्थ गेम जितने इंग्लैंड की कॉलोनी कंट्रीज थी, जितने जो गुलाम थे उनके देश, वो कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनके साथ नहीं जाएंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, अभी अभी हम आजाद हुए हैं। लेकिन ये जो कॉमनवेल्थ गेम में हम ज्वाइन हो रहे हैं, हमारे ऊपर नो लीगल बाइंडिंग, हम कभी भी इसको छोड़ सकते हैं, हम कभी भी फ्री हो सकते हैं। हमारे ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि हम भैया इनकी बात माने या हम हमेशा के लिए कॉमनवेल्थ गेम में बने रहें। जब हमारी इच्छा कहेगी हम कॉमनवेल्थ गेम को छोड़ देंगे और
हमने कोई लीगल सैंक्शन नहीं किया है, हमारे ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। तो आप लोगों को क्लियर कि कॉमनवेल्थ गेम में अगर क्वेश्चन आया कि क्या कॉमनवेल्थ गेम हमारे सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब करता है, बिल्कुल नहीं, आप सीधे लगा दोगे नो। दूसरी चीज आपका यूनो, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या यूनो में जुड़े रहना हमारे संप्रभु को खतरा है, क्या हम संप्रभु के लिए क्वेश्चन मार्क उठाता है, बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। यूनो की कोई भी गाइडलाइन, यूनो की कोई भी गाइडलाइन या कोई भी रूल और रेगुलेशन हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि हम उन्हें फॉलो करें। क्या नहीं है? नॉट बाइंडिंग टू फॉलो, नॉट बाइंडिंग टू फॉलो। हमारे ऊपर क्या है? सिर्फ हम किससे बाउंड है? बाउंड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बाउंड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम सिर्फ भारतीय संविधान से बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? हम सिर्फ भारतीय संविधान से बंधे हुए हैं। इसके अलावा हमारे ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है। यूनो चिल्लाता रहता है, धारा 370 पे इतना चिल्लाया, यहाँ पर बहुत सारे जब दंगे होते हैं तो वो चिल्लाता है। अच्छा, एक तरीके से यूनो कुछ भी कहे, किसी कंट्री को फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो एक तरीके से यूनो एक ऐसी बॉडी है जो चिल्लाती रहती है। घर में जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, मतलब मैं सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जब वो चिल्लाते हैं, कुछ कहते हैं, तो लोग उन्हें क्या कहते हैं? अरे बूढ़े हैं, हटाओ। ऐसे यूनो की हालत है वर्तमान समय में। तो यूनो का जो रूल और रेगुलेशन है वो किसी के ऊपर क्या नहीं है? बाइंडिंग नहीं है कि उसे फॉलो करें। हम किससे केवल बंधे हुए हैं? हम केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। तीसरी चीज ह्यूमन राइट। तो बेटा सेम जो ह्यूमन राइट है ये भी सेम ऐसे ही है कि हमारी इच्छा हो तो हम उनके गाइडलाइंस को फॉलो करें, ना इच्छा हो तो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो ना करें। सॉवरेनिटी समझ में आया? हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, हम टोटली इंडिपेंडेंट हैं। हम कोई एक्ट, बिल, रूल, रेगुलेशन, एक्ट, अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। कोई भी जो अदर कंट्री है वो हमारे ऊपर इंटरनली मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकता। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं बना सकता अपने रूल और रेगुलेशन द्वारा। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या भारत के लोग संप्रभु हैं? बिल्कुल संप्रभु हैं, लेकिन हर चीज से नहीं, वो भी बाउंड बाय लॉ हैं। वो एक कंडीशन में संप्रभु हैं, कब? जब उन्हें वोट करना हो, कब? जब उन्हें वोटिंग करनी हो, तब वो स्टूडेंट्स क्या है? संप्रभु हैं। अगर वो 18+ हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो किसको वोट करते हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, वो बिल्कुल इस चीज के लिए संप्रभु हैं, सॉवरेन हैं। यह आएगा कि हमारी कंट्री संप्रभु है? बिल्कुल, हमारी जो कंट्री है वो संप्रभु है। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? कॉमनवेल्थ गेम आएगा, डिस्टर्ब करता है संप्रभु को? नहीं। यूनो डिस्टर्ब करता है? नहीं। ह्यूमन राइट डिस्टर्ब करता है? नहीं। संप्रभु मतलब होता क्या है कि भैया हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, हमारा हेड ऑफ द स्टेट हमारा है। इतनी चीजें क्लियर? ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं सोशलिस्ट, और हमारा जो अगला वर्ड है वो स्टूडेंट क्या है? सोशलिस्ट है। क्या है? सोशलिस्ट है, समाजवाद। अब एक क्वेश्चन आता है कि सोशलिस्ट को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1976 में ऐड किया गया, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन करके ऐड किया गया। तो क्या इससे पहले हमारा जो समाज था वो समाजवाद नहीं था क्या? हमारे देश में सोशलिस्ट नहीं था क्या हमारा देश? क्या हमारे फाउंडिंग फादर ने सोशलिस्ट वर्ड को ऐड नहीं किया था क्या? बिल्कुल नहीं। हमारे फाउंडिंग फादर ने एक अच्छे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था, एक अच्छे, जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने इतने बढ़िया से सोशलिस्ट को डिफाइन किया था कि हमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये सब क्या है? ये सोशलिस्ट को ही तो डिफाइन कर रहे हैं। आपका जो ये जस्टिस यहां पर लिखा हुआ है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये क्या है? ये सोशलिस्ट को ही तो बता रहा है। तो ये सोशलिस्ट ऐड क्यों किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में? ओनली पॉलिटिकल एजेंडा लिख सकते हो, ओनली पॉलिटिकल एजेंडा। चलो ये तो हो गया। अब सोशलिस्ट हम समझ लेते हैं। देखो, समाज के हर वर्गों को न्याय मिले, क्या?
सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, मतलब उन्हें देखो कह सकते हो कि जस्टिस इज द फाइनल एपिटोम ऑफ सिविल सोसाइटी। हर एक व्यक्ति को जस्टिस चाहिए, एक बच्ची को जस्टिस चाहिए अपने घर में कि जो भाई को ट्रीटमेंट मिलता है वही उसको ट्रीटमेंट मिले। एक गरीब को जस्टिस चाहिए कि समाज में जो अमीरों के साथ व्यवहार होता है वही उसके साथ हो। हर एक व्यक्ति को उसका जो अंतिम ध्येय है वो जस्टिस है, न्याय है, उसे तीनों प्रकार से न्याय चाहिए। यही हमारा सोशलिस्ट कहता है। दूसरी चीज, सोशलिस्ट वर्ड को उस समय ऐड क्यों नहीं किया गया, सोशलिज्म वर्ड को उस समय ऐड क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे भी रीजन था। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय मार्क्सिस्ट सोशलिज्म काफी ज्यादा क्या था, चर्चा में था। जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ या हमारा देश आजाद हुआ उस समय मार्क्सिस्ट सोशलिज्म काफी ज्यादा चर्चा में था। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म कहता है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और 10 लोग हैं, 10 पीपुल हैं, तो ये क्या करो आप कि ये 10 रुपए को सबके बीच में बांट दो, 10 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या कर दो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस 100 रुपए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट हमारे यहां एक नया कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का जिसे गांधीयन सोशलिज्म कहते हैं। कौन सा सोशलिज्म? गांधीयन सोशलिज्म। ये क्या है स्टूडेंट्स? हम भैया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आपको हम क्या देंगे? अपॉर्चुनिटी देंगे, इक्वालिटी जिसे कह सकते हो, अब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी amongst them all। हम आपको, हमारा गांधीयन सोशलिज्म कहता है कि हम आपको कोई भी रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बट अगर आपका मित्र आईएएस है तो जिन रिसोर्स को वो यूज करके आईएएस बना है वो सारी अपॉर्चुनिटी आपको भी देंगे। मतलब वो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, वो मेंस क्वालिफाई किया, वो इंटरव्यू दिया, वही सेम प्रोसीजर आप भी फॉलो करेंगे, वही अपॉर्चुनिटी आप भी उठाएंगे, आप भी आईएएस बन जाएंगे। हम आपको मुकेश अंबानी नहीं बनाएंगे, बट मुकेश अंबानी कैसे बना जाए, कौन सी अपॉर्चुनिटी के जरिए मुकेश अंबानी बन सकते हो, वो सारी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मुकेश अंबानी बनने को देंगे। अगर मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो किया जाता तो आज जितना अंबानी अमीर है उतना हम अमीर होते, उतना आप अमीर होते, सब लोग आईएएस होते। बट हमारे यहाँ गांधीयन सोशलिज्म फॉलो किया जाता है और गांधीयन सोशलिज्म कहता है कि भैया हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, स्टेटस वही देंगे, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ इक्वली ट्रीटमेंट किया जाएगा जो उस बंदे के साथ किया गया है जो उस पद पर है। मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस जो बंदा बना है जिन रिसोर्स को यूज करके बना है वही रिसोर्स आपको दिया जाएगा। चीजें क्लियर? चलो एक चीज हम और आप लोगों से डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ जो सोशलिज्म फॉलो होता है वो कौन सा सोशलिज्म फॉलो होता है? गांधीयन सोशलिज्म फॉलो होता है। कौन सा? गांधीयन सोशलिज्म फॉलो होता है। अब हम आते हैं किसके ऊपर स्टूडेंट? सेकुलर के ऊपर। तो अब हम लेते हैं स्टूडेंट्स अपना कौन सा वर्ड? सेकुलर। कौन सा? सेकुलर। देखो सेकुलर उस समय क्यों नहीं ऐड किया गया? ये 42वें संविधान संशोधन में ऐड हुआ 1976 में। उस समय क्यों हमारे फाउंडिंग फादर ने, उस समय हमारे क्यों संविधान निर्माताओं ने इसे नहीं यूज किया? पहले हम ये जान लेते हैं। देखो जिस समय हमारा देश आजाद हुआ और संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय एक सेकुलरिज्म काफी ज्यादा फेमस था, वेस्टर्न सेकुलरिज्म। कौन सा? वेस्टर्न सेकुलरिज्म। अभी वेस्टर्न सेकुलरिज्म क्या कहता है? वेस्टर्न सेकुलरिज्म कहता है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक समय चर्च और जो वहां के स्टेट थे, मतलब जो वहां के देश थे, उनके बीच में काफी ज्यादा फ्रेंडशिप थी। वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते थे। आपको पता है चर्च और स्टेट की आर्मी भी होती थी। लेकिन एक समय आया कि चर्च और स्टेट का क्या हो गया? क्या हो गया स्टूडेंट्स? डिवोर्स हो गया। मतलब कह सकते हो कि वो दोनों अलग हो गए। फिर भैया क्या हुआ? इसके बाद स्टेट ने कहा कि चर्च आप क्या करते हो, हमसे नहीं मतलब, और चर्च ने कहा स्टेट आप क्या करते हो, हमसे नहीं मतलब। और ये स्टेट क्या है? आर्टिकल 12 वाला स्टेट है। जब हम आर्टिकल अनुच्छेद 12 पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है।
इन्होंने कहा कि भैया आप क्या करते हो, स्टेट हमसे नहीं मतलब, और चर्च ने कहा कि तुम क्या करते हो, स्टेट हमसे ये बात बिल्कुल नहीं मतलब, कुछ भी करो। लेकिन हमारे इंडिया में ये बिल्कुल नहीं है। हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया में अलग प्रकार का सेकुलरिज्म फॉलो होता है। ठीक, ये स्टेट है, इसने कहा भैया, इसने कहा, और ये इंडिया के लोग हैं, इसने कहा कि हमारा कोई धर्म नहीं होगा, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, नो रिलीजन, नो रिलीजन। आप आप हिंदू फॉलो करो, आप इस्लाम को फॉलो करो, आप सिख बनो, आप जैन बनो, आप कुछ भी बनो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं होगा, और हम पर्सनली आपको इंटरफेयर करने भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने धर्म के नाम पर, अगर आपने धर्म के नाम पर कोई एंटी रिलीजन एक्टिविटी की, अगर आपने धर्म के नाम पर किसी और धर्म को परेशान किया, अगर आपने धर्म के नाम पर दंगा फैलाया, तो मैं अचानक जाग जाऊंगा और मैं तुरंत एक्टिव हो जाऊंगा। अगर आपने धर्म के नाम पर किसी के साथ छेड़छाड़ की, सबरीमाला केस, जैसे वहां पे औरतों को एंट्री नहीं मिल रही थी, तुरंत स्टेट ने इंटरफेयर किया। ट्रिपल तलाक, इस्लाम धर्म में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा था, स्टेट ने इंटरफेयर किया, कहा ना हम आपको इजाजत, हमारा कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको धर्म के नाम पर कुछ भी करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपने धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव, तो मैं जाग जाऊंगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या इससे पहले 1976 के पहले सेकुलरिज्म हमारे देश में नहीं था? बिल्कुल था। आपका आर्टिकल 25 to 28 सेकुलरिज्म के बारे में बात करता है। यहां पर जो प्रियम्बल का वर्ड है, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, ये हमारे किसके बारे में बात करता है? इसी के बारे में बात करता है, सेकुलरिज्म के बारे में ही बात करता है। ठीक, देखो बात आया लिबर्टी और फ्रीडम। क्या? लिबर्टी और फ्रीडम। तो ये बात ध्यान रखना, फ्रीडम आपको कोई देता है, फ्रीडम आपको कोई देता है, आपको कोई प्रोवाइड करता है। जैसे आपकी मदर ने आपको फ्रीडम दिया कि आप 10 बजे के बाद घर में आ सकते हो, आप गोवा घूमने जा सकते हो। बट लिबर्टी आप बर्थ के साथ लेकर पैदा होते हो, जन्म के साथ लेकर पैदा होते हो, जन्म के साथ लेकर आते हो, और मृत्यु तक वो आपके साथ रहती है, मृत्यु तक वो आपके साथ रहती है, वो आपके साथ रहती है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर, इतनी चीजें क्लियर आपको कि जो लिबर्टी है वो आप बर्थ के साथ लेकर आते हो और मृत्यु तक लेकर के आते हो, और फ्रीडम जो है वो आपको कोई प्रोवाइड करता है, वो आपको कोई देता है। इतनी चीजें क्लियर। अब हम 2 वर्ड्स और देखते हैं, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और एक फ्रैटर्निटी इंटीग्रिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक के बारे में। किसके बारे में? डेमोक्रेसी के बारे में। देखो, डेमोक्रेसी की एक अब्राहम लिंकन सर की जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनका एक है कि बाय द पीपल, डेमोक्रेसी बाय द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक, देखो डेमोक्रेसी आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है उसमें जो पीपल होते हैं वही डिस्कस करके क्या कर लेते हैं, वही डिस्कस करके सारा कानून बना लेते हैं, बिल पास कर लेते हैं, एक्ट को फॉर्म कर लेते हैं। बट आपके इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप अपने क्या करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं कहां पर? पार्लियामेंट में चुनकर कि भैया आप हमारे लिए कानून बनाओ, आप हमारे लिए बिल्स लेकर आओ। बट
इलेक्टेड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अगर ये तीन चीज नहीं होगी, कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आप इसे लिख देना, फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन, फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन, फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। अगर ये तीन चीज नहीं होगी तो फिर आपकी वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के बारे में कुछ चीज और समझते हैं। आपकी जो डेमोक्रेसी होती है स्टूडेंट्स, या आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी डिक्टेटरशिप भी बन सकती है, डिक्टेटरशिप भी बन सकती है। आप कह रहे हो कैसे सर? अच्छा, आप लोग देखते हो कि कई बार जब बहुमत की सरकार आती हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो आप लोग कहते हो थोड़ा तानाशाही इनके अंदर दिखती है, वैसे ही आप कहते हो। बट मान लो कि हमारा जो देश सिर्फ डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक ना हो, तो क्या होगा? तो बेटा क्या हो जाएगा, जिसे आप कह सकते हो रूल बाय नंबर, रूल बाय नंबर्स, यानी जो ज्यादा संख्या में होगा वो रूल करेगा और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई पावर नहीं होगी। मान लो कि कल कोई गवर्नमेंट आई और उसने बोल दिया कि आज के बाद चुनाव नहीं होगा, तो क्या कोई उसे ये बात कहने से रोकने वाला है? क्या उसने कह दिया कि कल से कोई लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, क्या उसे ये कोई बात कहने से रोकने वाला है? क्या है? हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब हम क्या हैं? हम रिपब्लिक हैं। क्या हैं? हम रिपब्लिक हैं। क्या हैं? हम रिपब्लिक हैं। हमें कोई भी हमारे ऊपर तानाशाही नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो गाइडलाइन है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप कुछ भी डिक्टेटरशिप जैसा करने का प्रयास करेंगे तो वो आपको क्या कर देगा? कंट्रोल कर देगा। तो अब हम समझते हैं रिपब्लिक, रिपब्लिक के बाद फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी के बाद इंटीग्रिटी, और उसके बाद हम जानते हैं कौन कौन से केसेस में इसके डिस्कशन किया गया है। इसके बाद आपका प्रियम्बल खत्म, और प्रियम्बल पे कुछ सेशन भी लेकर हम आएंगे इस वीडियो के बाद। देखो स्टूडेंट्स, हम आते हैं रिपब्लिक के बारे में, ठीक है। अब रिपब्लिक के बारे में लोग कह देते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट हमारा होना चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट हमारा होना चाहिए, हमारी कंट्री का। चलो ठीक है, वो इलेक्टेड होना चाहिए किसी एक डायनेस्टी का, किसी एक कास्ट का, किसी एक जैसे मान लीजिए मेल एंड फीमेल, ये सब नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है रिपब्लिक मतलब कि हमारे इंडिया में लेक्स रेक्स है। लेक्स रेक्स मतलब स्टूडेंट, लॉ इज द किंग ऑफ किंग, लॉ इज द किंग ऑफ किंग। मतलब कि आप लोग ही कहते होंगे, कई बार गांव में सुना होगा कि भैया मोदी जी तो राजा है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी अपने मन से स्वच्छंद एक्शन ले सकते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे? नहीं ले सकते, क्योंकि उनको भी किसी के अंडर में काम करना है, वो क्या है? लॉ। तो फाइनली राजा कौन हुआ? लॉ जो हुआ वो फाइनली राजा हुआ, यानी लॉ है वो राजा का भी राजा है, किंग्स ऑफ किंग है। और हमारा रिपब्लिक सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट के बारे में नहीं बात करता, कोई भी यानी एनी ऑफिस इन द कंट्री, कोई भी ऑफिस हो, वो गवर्नमेंट ऑफिस, उसे कोई कास्ट, कोई डायनेस्टी, कोई फैमिली के लिए क्या नहीं किया जाएगा? रिजर्व नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? रिजर्व नहीं किया जाएगा। मतलब ये आईएएस का पद सिर्फ ये वंश संभालेगा, सीएम यहाँ की ये फैमिली बनती चली आएगी, ये सारी चीजें क्या नहीं होंगी? रिजर्व नहीं होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आप नोट कर लो। फिर आपका आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी और फ्रेटर्निटी स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि लोग कहते हैं कि फ्रेटर्निटी आप कैसे डिफाइन करोगे कि इंडिया में भाईचारा है? तो जो सिंगल सिटीजनशिप है, क्या है स्टूडेंट्स? सिंगल सिटीजनशिप। क्या? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता जो आपकी है वो डिफाइन करती है स्टूडेंट्स आपकी कि आपके कंट्री में क्या है? आपके कंट्री में क्या है? फ्रेटर्निटी है। फ्रेटर्निटी है मतलब भाईचारा है, यह आपका सिंगल सिटीजनशिप डिफाइन करता है। बट उसमें लिखा है कि हम एश्योर करेंगे, एश्योरिंग द इंडिविजुअल डिग्निटी, द इंडिविजुअल डिग्निटी। डिग्निटी मतलब ऐसा नहीं है कि भाईचारा है तो भाईचारे के नाम पर हम किसी के आत्मसम्मान को हर्ट कर देंगे। यानी साउथ का है वो अपना त्योहार मनाएगा, नॉर्थ का व्यक्ति अपना त्योहार मनाएगा, उनका
भोजन करने की प्रक्रिया अलग है, हमारे भोजन करने की प्रक्रिया अलग है, जिसे कहते हैं अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। उसी तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये प्रीएम्बल के जो कुछ वर्ड्स थे, और एक वर्ड है इंटीग्रिटी, एक वर्ड है इंटीग्रिटी, ये भी आपके सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीन सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड हैं जो 42वें संविधान 1976 में संशोधन करके इन्हें जोड़ा गया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किस दिन किया गया, फिर उसके बाद किन केसेस में इसका जिक्र हुआ और किन लोगों ने इसके बारे में क्या क्या कहा। देखो, आपका जो संविधान एक्सेप्ट किया गया वो 26, सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट। फिर 26 नवंबर 1949 को आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। क्यों इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को आपकी जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज की घोषणा की थी, तो उसीलिए लोग सोचे कि इसी दिन हम लागू करेंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब एक चीज मैं और आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि दो केसेस हैं इसमें, एक बेरूबारी केस और एक केशवानंद भारती केस। इसने कहा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्या नहीं है? प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसने कहा इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, जो प्रीएम्बल है आपका वो आइडेंटिटी कार्ड है। किसने कहा? नानी पालकीवाला, काफी बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, की वाला। लिख लेते हैं फिर समझते हैं। आपके के मुंशी ने कहा कि प्रीएम्बल केवल सोर्स गाइडलाइन है, प्रीएम्बल केवल सोर्स ऑफ गाइडलाइन है, ये पावर नहीं देता, नॉट गिव पावर। फिर आपके जस्टिस एच ने प्रीएम्बल के अमेंडमेंट को क्रिटिसिज्म किया था। क्या किया था? अमेंडमेंट को क्रिटिसिज्म किया था। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें समझ में आई। 22 जनवरी 1947 को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। 22 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया। बेरूबारी केस में कहा गया कि हम बेरूबारी केस जब डिस्कस करेंगे तो जानेंगे, बस आज आप इतना जान लीजिए कि बेरूबारी केस में कहा गया था कि जो प्रीएम्बल है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि जो प्रीएम्बल है वो भारत का, हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, बट वो फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, हम उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते लॉ के जरिए। नानी पालकीवाला ने कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है, और के मुंशी जी ने कहा था जो प्रीएम्बल है वो सोर्स ऑफ गाइडलाइन है बट नॉट गिव पावर, पावर नहीं देता है। जो प्रीएम्बल अमेंड हुआ था उसे जस्टिस एच वाई ने क्या किया था? क्रिटिसाइज किया था। स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप लोग हमारा पेड कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर 6394914720 पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारा पेड कोर्स परचेज करना चाहते हैं 6394914720 पे मैसेज कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पेड कोर्स चल रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसकी फीस 200 रुपए है, बट वो 4 मंथ के लिए, बट वो 10 जनवरी से 300 रुपए हो जाएगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अगर परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।